शादी वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड का फर्स्ट लव अचानक एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया और उसे एमनीजिया हो गया। उसकी मेमोरी वहीं अटक गई थी जब दोनों एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपने फर्स्ट लव की यादों को दोबारा ट्रिगर होने से बचाने के लिए उसने शादी कैंसिल करने और उसके साथ रहने का फैसला किया, ये प्रेटेंड करते हुए कि वह अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले झूठ तक बोल दिया। जब उसके फर्स्ट लव ने पूछा कि मैं उसका असली बॉयफ्रेंड कौन हूं, तो उसने कहा कि मैं उसकी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूं और शू कैकुन को मुझे ब्रदर इन लॉ कहने दिया। मैंने सारी शिकायतें अकेले अपने अंदर दबा ली और पूरे 1 महीने तक सब सहायता रहा। आज तक मुझे लेटेस्ट मेडिकल न्यूज से पता चला कि एमनीजिया का इलाज करने वाली एक मेडिसिन मार्केट में आ गई है। इसलिए न्यूली परचेस्ड मेडिसिन हाथ में लेकर मैं एक्साइटेड होकर हॉस्पिटल भागा, बिंग बिंग को यह बताने के लिए कि अब उसे आखिरकार शू कैकुन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाने वाला था तभी मुझे बिंग बिंग और उसकी बेस्टी की आवाजें सुनाई। निंग बिंग, एमनीजिया का इलाज करने वाली मेडिसिन तुम्हें 10 दिन पहले ही दे दी गई थी। ट्रीटमेंट कोर्स के हिसाब से शू कैकुन को अब तक अपनी मेमोरी रिकवर कर लेनी चाहिए थी। फिर अभी तक कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही? क्या तुमने उसे मेडिसिन अभी तक दी ही नहीं? निंग बिंग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने उसे नहीं दी और मैं उसे कुछ भी नहीं देना चाहती। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि फैंक यूएन को सब कुछ पता चल जाएगा? वो गुस्सा होकर तुम्हें छोड़ देगा। वो नहीं छोड़ेगा। आयन मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने पूरे 1 महीने तक सहन किया है, इसलिए उसके लिए मुझे छोड़ना इम्पॉसिबल है। क्योन के साथ वापस एक होने का ये चांस मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। बस मुझे ये छोटा सा ब्यूटीफुल ड्रीम जी लेने दो। ये ब्यूटीफुल ड्रीम खत्म होने के बाद मैं वापस फुएन की परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और उससे शादी कर लूंगी। ऑल राइट, ऑल राइट। मेडिसिन तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी आइस सेलर में गिर गया। एक चुभती हुई ठंड मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी आंखों पर नमी की एक परत छा गई और डिसबिलीफ में मैंने अपने होंठ कसकर काट लिए। पिछले 1 महीने के दौरान बिंग बिंग और शू कैकुन के बीच हुए हर तरह के इंटीमेट सीन अभी भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ थे। जब शू कैकुन मेडिसिन लेने से मना करता था तो वह उसे प्यार से मनाकर अपने हाथों से मेडिसिन खिलाती थी। जब वह चलना नहीं चाहता था तो वह खुशी खुशी उसे अपनी पीठ पर उठा लेती थी। जब रात में उसे नाइटमेयर्स आते थे तो वह पूरी रात उसके साथ रहती, उसे स्टोरीज सुनाकर सुलाती थी। तो ये सब इसलिए नहीं था कि बिंग बिंग को डर था कि शू कैकुन को कुछ गड़बड़ महसूस होगी और उसकी मेमोरीज ट्रिगर हो जाएंगी, बल्कि ये तो उसके दिल की सच्ची फीलिंग्स का पूरा रिफ्लेक्शन था। लेकिन अगर उसके दिल से मेरी फीलिंग्स पूरी तरह खत्म ही नहीं हुई थी तो फिर उन 5 सालों का क्या मतलब था जो हमने एक दूसरे से प्यार करते हुए बिताए थे? मुझे पता भी नहीं चला और मेरी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। एक वॉकिंग कॉर्प्स की तरह मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मेरी उंगलियों के सिरे अनजाने में मेरी हथेलियों में इतनी गहराई तक धंस गए कि खून के निशान छूट गए। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बी, निंगबिंग ने मैसेज भेजा था। मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढने हॉस्पिटल आए थे, अभी कुछ दिनों तक यहाँ मत आना। मुझे डर है कि काइकुन कुछ ज्यादा सोचने लगेगा। शायद उसे डर था कि इन वर्ड से मैं गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए उसने तुरंत एक और लाइन भेजी। ऑन, बस थोड़ा और सहन कर लो, थोड़ा और। इन दिनों काइकुन और मेरे बीच बस एक एक्टिंग चल रही है, इसलिए ज्यादा मत सोच। तुम्हें भी पता है कि उसे एमनीजिया है और वो कोई भी ट्रिगर सहन नहीं कर सकता। बस कुछ समय के लिए तुम मेरी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर लो। ये देखकर मुझे सब कुछ बेहद रिडिकुलस लगा। मैंने बेपरवाही से अपने आंसू पोंछे और मेरे दिल में एक रेकलेस अबैंडन की फीलिंग पैदा हो गई। जब बिंग बिंग ने एक्टिंग जारी रखने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आखिर तक उसके साथ ये गेम खेलूंगा। इसलिए मैंने उसकी बड़ी बहन श्यावा के नंबर पर कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई। मैंने अपना गला साफ किया और काल्म होने का नाटक करते हुए कहा, सिस्टर, मैंने सुना है कि तुम पर लेटली शादी करने का प्रेशर डाला जा रहा है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरी तरफ से तुरंत एक डेड साइलेंस छा गई। कुछ पल बाद उस औरत की भारी आवाज आई, थैंक यू एन, क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम किसके बॉयफ्रेंड हो? मैंने जबरदस्ती एक स्माइल दी। क्या तुम्हारी सिस्टर इन दिनों अपने फर्स्ट लव को कंफर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही? क्या वो सबको ये नहीं बता रही कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? अगर ऐसा ही है तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? इस एक पत्थर से 2 शिकार हो जाएंगे और सबकी विशेष भी पूरी हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अग्री कर लूंगी? लगता था मुझे ये आउटकम बहुत पहले ही एक्सपेक्ट। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे ऑफिस में देखा था कि तुमने मेरी एक फोटो छिपा कर रखी है। दूसरी तरफ पूरी तरह खामोशी छा गई। एक पल के लिए इतनी शांति थी कि मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जब मुझे लगा कि वो अब दोबारा कुछ नहीं बोलेगी तभी उसकी आवाज धीरे धीरे आई, मैं किसी को वेडिंग की तैयारी करने के लिए कह दूंगी। फैंग यन, समय आने पर याद रखना, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। ये वर्ड सुनते ही मेरे अंदर लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरा ना फादर है और ना मदर, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिंबिंग पर्सनली मुझे वेडिंग तक लेकर जाए। बाओ ने बहुत कम वर्ड्स में जवाब दिया, सिर्फ 2 वर्ड,
डील। फोन काटने के बाद मैं जल्दी से उस जगह वापस चला गया जहां बान निंगबिंग और मैं 5 सालों से साथ रहते थे। मैंने अपना लगेज पैक किया और नेक्स्ट डोर वाली बाओ चोवो की विला में शिफ्ट हो गया। रात में जब मैंने सब कुछ पैक कर लिया और सोने के लिए रेडी था, तब भी मुझे सब कुछ अनरियल सा लग रहा था, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसी वक्त नीचे अचानक डोरबेल बजी। भौहें सिकोड़ते हुए मैं नीचे गया और डोर खोला तो सामने बाइंडिंग बिंग का थोड़ा डार्क और ग्लूमी चेहरा दिखाई दिया। अरे तुम बाहर क्यों शिफ्ट हो गए और तुम सिस्टर के घर में शिफ्ट हो गए? तुम्हें उसकी विला का पासवर्ड कैसे पता? मैंने उसकी आंखों में कामली देखते हुए कहा, क्या शू काई-कुन इन दिनों तुम्हारे घर में शिफ्ट होने की जिद नहीं कर रहा था? मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ और जहां तक पासवर्ड जानने की बात है तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर बिंग बिंग की भौहें और सिकुड़ गईं और उसके पतले होंठ एक टाइट लाइन में दब गए। उसने अपने हाथ उठाकर मेरे लंबे कद को हग करने के लिए खींचा और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर मेरी गर्दन के किनारे किस करने की कोशिश की। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन और कंधे पर पड़ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम फिर गुस्सा क्यों हो? क्या हमने अग्री नहीं किया था कि ये सब सिर्फ एक एक्ट है? मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं अभी भी क्योन की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम कुछ समय के लिए सिस्टर के बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहे हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसे कोल्डली दूर कर दिया। अब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे सच कर दिया है। बिंग बिंग, जैसा तुम चाहती थी, मैं बहुत जल्द तुम्हारी बड़ी बहन से शादी करने वाला हूँ। ये वर्ड्स निकलते ही बिंग बिंग पूरी तरह स्टंड रह गई। काफी देर तक वो मेरी बात प्रोसेस ही नहीं कर पाई। काफी देर बाद आखिरकार उसने हेल्पलेस होकर कहा, ओआन, मजाक करना बंद करो। सिस्टर ने अभी अभी फैमिली को बताया है कि उसका एक फियोंसे है। उन्होंने वेडिंग डेट भी सेट कर दी है और शादी होने वाली। मैंने सुना है कि वो एक ऑर्फन है जिसका ना फादर है ना मदर, और वो चाहती है कि मैं उसे वेडिंग तक एस्कॉर्ट करने में हेल्प करूं। मैंने उसकी तरफ बस चुपचाप देखा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या पॉसिबल है कि वो ऑनरफन मैं ही हूं? जो सोचना है सोचो। मैं मुड़ा, घर के अंदर गया और डोर बंद कर दिया। बिंगनिंग ने टाइटली क्लोज डोर को देखा और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली गई। लेकिन उसने मुझे मनाने के लिए मैसेज भेजना नहीं छोड़ा। अयुन, तुम्हें बस कुछ और दिनों तक सहना है। जैसे ही काकान अपनी मेमोरी रिकवर कर लेगा, हम फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। उस समय मैं तुम्हें इससे भी ग्रैंडर वेडिंग दूंगी। ठीक है। मैंने बस मैसेज देखा और कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे दिल में एक मौकरी की लहर उठी। हम फिर कभी वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे। अब वक्त आ गया है कि पास्ट को पूरी तरह लेट गो करके एक नई शुरुआत की जाए। अगले दिन बाओ शो के एक फ्रेंड से मुझे उसकी पसंद के बारे में पता चला। उसकी पसंद के हिसाब से उसके लिए एक प्रोफेशनल सूट खरीदने के लिए मैंने मॉल जाने का प्लान बनाया। मैंने बहुत केयरफुली पूरा सूट सिलेक्ट किया। जब मैं क्लोथ्स लेकर घर वापस आया तो मैंने देखा कि नेक्स्ट डोर वाली विला के ट्रैश कैन में बाइंडिंग बिंग और मेरे डेटिंग के समय की बहुत सारी चीजें फेंकी हुई थी। जब हम बिगिनर्स थे तब बनाए गए कपल ऑर्नामेंट, वो डेकोरेशंस जिन्हें हमने साथ में चुना था और हर तरह की कपल्स की डेली नेसेसिटी। मैं चुप रहा और धीरे धीरे अपनी नजरें हटा ली। मुझे अचानक सामने देखकर निंग बिंग थोड़ी फ्लस्टर्ड लगने लगी। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया। काई-कुन ने टेंट्रम किया और यहाँ शिफ्ट होने की जिद करने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी सस्पिशियस लगे, इसलिए मैंने हमारी ये सारी मेमोरीज फेंक। फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए नई चीजें खरीद दूंगी। ठीक है, फेंक दी गई तो ठीक है, इससे फ्यूचर में ट्रबल भी नहीं होगा। ट्रबल? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? वो मेरे वर्ड्स के अंडरलाइंग मीनिंग को समझ नहीं पाई। मेरे दिल ने अचानक जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी यूका पहले ही कार से बाहर निकल चुका था। उसने फैमिलियर तरीके से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और इंथुजियाज्म से कहा, ब्रदर, फ्यूचर में हम इन-लॉज और नेबर्स हों, हमें ज्यादा हैंग आउट करना चाहिए। वैसे सिस्टर कहाँ है? मैंने उसे देखा क्यों नहीं? मेरा एक्सप्रेशन फ्लैट रहा। वो अब्रॉड है और हाफ अ मंथ में वापस आएगी। हाफ अ मंथ? ये वर्ड सुनकर निंगबिंग थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। उसे कैसे पता कि सिस्टर किस डेट को वापस आएगी? अगले सेकंड उसे याद आया कि यही सिस्टर की वेडिंग की डेट थी। उसने ये बात मुझे कल ही बता दी थी। निंगबिंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शूकिन ने इंटीमेसी से मुझे कार की तरफ खींचते हुए कहा, अब से हम सब फैमिली हैं। मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ब्रदर इन लॉ, चलो हमारे साथ सेलिब्रेट करो। मेरे मना करने का वेट किए बिना शुकाई ने मुझे सीधे कार में खींच लिया और इंसिस्ट करने लगा कि मुझे उनके साथ बाहर खाना खाने जाना ही होगा। मैबैक एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। वेटर उन्हें रिजर्व्ड प्राइवेट रूम में ले गया, ये जानते हुए कि शू काई-कुन को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। बिंबिंग ने खास तौर पर उसके लिए सुपर स्पाइसी ब्रथ ऑर्डर किया, चमकीले लाल रंग का ब्रोथ। इसे बस देखकर ही लोग हिचकिचा जाएं। मैं स्पाइसी फूड खा सकता था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन बिंग बिंग ने सिर्फ एक बाइट लिया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत आ गई। उसका चेहरा बार बार पीला पड़ने लगा और यहाँ तक कि उसके होंठों का रंग भी उड़ गया। मैंने नोटिस किया, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए कुछ नहीं कहा। पहले मैं उसके शरीर का बहुत ख्याल रखता था। मुझे पता था कि वह स्पाइसी फूड नहीं खा सकती और उसका स्टमक भी खराब रहता है, इसलिए मैं हमेशा बेहद केयरफुल रहता था। जब भी मैं उसके साथ खाना खाता, मैं हमेशा उसके लिए ब्लैंड डिशेस रखता और एहतियात के लिए हर समय अपने पास स्टमक मेडिसिन रखता था। लेकिन साफ था कि यूकाई को ये सब कभी याद नहीं रहा। निंगबिंग, और खाओ, यहाँ का हॉट पॉट सच में बहुत टेस्टी है। वह मासूमियत से मुस्कुराया और लगातार निंगबिंग की बोल में खाना डालता रहा। कुछ ही देर में उसके सामने रखा खाना एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गया, ऑयली, चमकदार
और बेहद गर्म। सिर्फ उसे देखकर ही उसका स्टमक मरोड़ने वाले दर्द से भर उठा, लेकिन उसने एक भी वर्ड नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी स्माइल दी। और फिर शू काइकुन ने उसके लिए जो भी खाना डाला था वो सब बड़े प्यार से खा लिया। अपनी आंखों के सामने उसका चेहरा लगातार ज्यादा से ज्यादा पेल होते देख भी मैंने एक भी वर्ड नहीं कहा। जूका ने निंगबिंग की इस अनोमली को नोटिस नहीं किया। वह सिर्फ वही श्रिम्प खा रहा था जिसे निंगबिंग ने अपने हाथों से उसके लिए पील किया था। वह मुस्कुराया और मुझसे बोला, ब्रदर तुम भी खाओ, क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है? बिंग बिंग अपने स्टमक में हो रही जलन और डिस्कम्फर्ट को सहती रही। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी उसकी नजर मेरी सीधी नजरों से मिल गई। उसने अपने फोन पर कुछ वर्ड्स टाइप किए। अगले ही सेकंड मेरा फोन बजा। उसने मैसेज भेजा था, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, कून को स्पाइसी फूड पसंद है और मैं उसका फन स्पॉइल नहीं करना चाहती। ये सेंटेंस देखकर मेरी फोन पर पकड़ थोड़ी टाइट हो गई और मैं अचानक मुस्कुरा दिया। पहले मैं हमेशा निंगबिंग की प्रेफरेंसेस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता था, फिर भी वह इंडिफरेंट रहती थी। लेकिन लेटली मैंने देखा था कि बिंग बिंग लगातार शू काइकुन की हैबिट्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही थी। पता चला कि किसी से प्यार करने का भी एक स्कोर होता है। मेरे लिए उसका प्यार बस मुश्किल पासिंग ग्रेड था, लेकिन शू काइकुन के लिए उसका प्यार सॉलिड 100 था। तभी एक वेटर गर्म सूप से भरा एक पोट लेकर आया, लेकिन शुकुन और मेरे पास से गुजरते समय उसका पैर एक्सीडेंटली फिसल गया। उस स्टीमिंग हॉट सूप सीधे हमारी तरफ गिरने लगा। काइकुन वॉच आउट। एक पल में बाइंडिंग बिंग का एक्सप्रेशन बदल गया। बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के उसने अपने शरीर से चुकिकुन को अपनी बाहों में शील्ड कर लिया। गरम सूप उसकी पीठ पर गिर गया और उसकी स्किन का एक बड़ा हिस्सा तुरंत जलने से लाल हो गया। फिर भी उसने अपनी पीठ के दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसकी आंखों में पूरी तरह पैनिक भर गया। क्यों, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वह एंग्शियस होकर शू शैकुन को सिर से पैर तक चेक करने लगी। उसकी हाथ की पीठ पर एक छोटा सा जला हुआ लाल निशान देखकर उसका दिल तुरंत दुख से भर गया। उसने जल्दी से उस जगह पर धीरे धीरे फूंक मारी। दर्द हो रहा है, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ऑल राइट। शुकायुन ने सिर हिलाया। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगले ही सेकंड बिंबिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के उसे ब्राइडल कैरी में उठा लिया और तेज कदमों से बाहर भाग गई, मेरे बिल्कुल पास से गुजरते हुए। मेरी खुली हुई टोन्ड आर्म पर बड़े बड़े लाल बर्न के निशान साफ दिखाई दे रहे, फिर भी उसने पूरी तरह आंखें फेर ली। मैंने अपनी जली हुई आर्म को पकड़ा, तभी एक तेज जलता हुआ दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने हवा के लिए जोर से सांस ली और उन दोनों को दूर जाते हुए देखता रहा। मैंने एक भी वर्ड नहीं कहा और खुद को हॉस्पिटल जाकर अपनी वुंड का ट्रीटमेंट कराने के लिए मजबूर किया। घर लौटने के बाद मैंने डॉक्टर के ऑर्डर्स के मुताबिक खुद ही अपनी ड्रेसिंग चेंज की, लेकिन सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करना बेहद ऑकवर्ड था। जब मैं ऑकवर्डली वुंड पर ऑइंटमेंट लगा रहा था तो चुभने वाला दर्द और भी इंटेंस हो गया। आखिरकार ड्रेसिंग चेंज पूरी करने के बाद मैंने राहत की सांस और सोफा पर कमजोर होकर पीछे टिक गया। तभी यूकाई ने वीचैट पर अपनी मोमेंट्स में एक नया पोस्ट अपलोड किया। फोटो में बाइंडिंग बिंग बेहद एंग्शियस दिखाई दे रही थी। वह बहुत सावधानी से उसकी केयर कर रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे और चोट न लग जाए। मुझे सिर्फ मामूली चोट लगी है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये कोड रेड हो। ऐसा करके तो वो मुझे पूरी तरह स्पॉइल्ड कर देगी। उस स्पॉइल्ड टोन से ही मैं इमेजिन कर सकता था कि शून ने ये वर्ड्स कहते समय किस तरह का एक्सप्रेशन बनाया होगा। फोन हाथ में लिए मैं बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। पहले बिंग बिंग को भी इतना डर लगता था कि मुझे एक छोटा सा स्क्रैच तक न लग जाए। मुझे हर्ट देखकर उसे खुद हर्ट होने से भी ज्यादा बुरा लगता था। उसकी इच्छा होती थी कि मेरा सारा पेन वो खुद सह ले। अगर गलती से मेरी फिंगर कट जाती तो वह अपना काम छोड़कर मेरे पास रहने आ जाती और तब तक वहां से नहीं जाती जब तक वो पूरी तरह ठीक न हो जाती। पता चला कि ये सब बस किसी और के लिए पेड़ लगाने के बाद बची हुई एक हैबिट थी। मेरे दिल में आयरन की एक लहर उठी और मेरा दिल हल्के से चीखते हुए दर्द से धड़क उठा। अगले दिन बिंग बिंग कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल भी नहीं पाई थी कि उसने मेरे ऊपर लगी इंजरी नोटिस कर ली और उसका चेहरा तुरंत गिल्ट से भर गया। सॉरी आयुआन, कल मैं सिर्फ क्यों पर फोकस थी और मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम्हें भी चोट लगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती। इससे पहले कि मैं मना कर पाता उसने खुद ही कॉल कर दिया और मेरी केयर करने के लिए 5 टॉप स्पेशलिस्ट्स को बुला लिया। पांचों डॉक्टर्स ने मेरी कंडीशन को केयरफुली एग्जामिन किया। फिर बिंग बिंग को बिंग बिंग को ब्रीफली और क्लियरली सब समझाया और उसके बाद वहीं स्टैंड बाय पर खड़े रहे। इस बीच उसने कॉटन स्वैप को ऑइंटमेंट में डुबोया और केयरफुली मेरी वंड पर लगाने लगी। ए युआन, कल मैंने कौन को पहले बचाया था उसकी एक वजह थी। उसका कार एक्सीडेंट में मेमोरी चला गया है और नेचुरली उसका बॉडी वीक है। मुझे डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, इसी वजह से मैंने तुम्हें ओवरलुक कर दिया। मैं स्वेयर करती हूँ ये एब्सोल्युटली लास्ट टाइम है। अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा आई तो मैं डेफिनेटली तुम्हें पहले बचाऊंगी। उसका सीरियस प्रोफाइल देखते हुए मैंने अपने होंठों पर हल्की सी स्माइल लाई। कोई बात नहीं, तुम्हें उसे ही पहले
पहले बचाना चाहिए था। आखिर अब भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, जबकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर बिंग बिंग एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसे लगा कि मैं बस जेलस हो रहा हूँ। उसकी भौहें तुरंत कसकर सिकुड़ गईं। बाहर वालों के सामने तुम्हारा ऐसा कहना एक बात है, लेकिन मेरे सामने भी तुम अब ऐसा क्यों बोलते हो? तुम्हें परफेक्टली पता है कि ये सारी आइडेंटिटीज फेक हैं और काकिन को दिखाने के लिए बस एक एक्ट। देखो, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें खुश करने के लिए स्पेशली साबिस ऑक्शन हाउस से खरीदी। मुझे पता है कि लेटली मैंने तुम्हें निग्लेक्ट किया है, इसलिए अब गुस्सा करना बंद कर दो, ओके? काइकोन के लिए मेरी फीलिंग्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। इतना कहते हुए उसने कई एक्सक्विजिट बॉक्सेस निकाले। एक एक करके बॉक्सेस खोले गए तो उनमें अलग अलग स्टाइल्स की लग्जरी वॉचेस थी। फिर भी मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट रहा। मैंने बिना किसी दया के उसे डोर से बाहर धकेल दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने एक भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं स्याओ स्याओ का बॉयफ्रेंड हूँ। इन्हें एक्सेप्ट करना इनएप्रोप्रिएट होगा। लगातार 2 दिनों तक बिंग बिंग शू काइकुन के साथ रही। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक शूका का बर्थडे नहीं आ गया। बिंग बिंग ने उसके लिए स्पेशली एक ग्रैंड बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया। बैंक्वेट हॉल को बेहद शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था, बिल्कुल किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। अनगिनत फ्लावर्स ने पूरे वेन्यू को किसी फेरी टेल वर्ल्ड जैसा बना दिया था। अनगिनत लोगों की नजरों के सामने बिंग बिंग ने एक अच्छी तरह टेलर्ड ब्लैक लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी और हॉल के सेंटर में किसी प्रिंस की तरह दिख रहे शू काइकुन की तरफ बढ़ी। उसके पीछे सर्वेंट्स की एक पूरी लाइन थी और हर सर्वेंट के हाथ में एक एक्सक्विजिटली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स था। काइकुन, इन सभी बॉक्सेस में तुम्हारी फेवरेट लग्जरी वॉचेस हैं। ये बीच फ्रंट विला का ट्रांसफर अग्रीमेंट है। ये और भी काउंटलेस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। सारे गिफ्ट्स पानी की तरह शू काइकुन के हाथों में पहुंचाए जाने लगे। उसने होंठों पर स्माइल लाई और खुशी से भरी आंखों से बिंग बिंग को देखने लगा। दोनों साथ में एक परफेक्ट मैच जैसे लग रहे थे, जिससे काउंटलेस गेस्ट्स जेलसी से भर गए। वे चू चैकुन के बारे में फुसफुसाने लगे। टिक टिक टिक, सेकंड मिस को देखो, लगता है वो अपने न्यू लव को छोड़कर अपने ओल्ड फ्लेम के पास वापस जा रही। चाइल्डहुड फर्स्ट लव का इंपैक्ट सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? आखिर वंस दी एक्स क्राइज, करंट पार्टनर का हारना तय है। मैं एक कॉर्नर में चुपचाप खड़ा होकर ये सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर इमोशंस का जरा भी निशान नहीं था। सर्वेंट्स बर्थडे केक को बाहर लेकर आए और कैंडल जला दी। झुकाई मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और एक विश मांगी। इस साल मेरी बर्थडे विश है कि मैं निंगबेंग के साथ बूढ़ा हूं और हम कभी अलग ना हो। विश करने के बाद उसने कैंडल्स बुझाई और उम्मीदों से भरे चेहरे के साथ निंगबिंग की तरफ देखने लगा। इसी वक्त किसी को क्यू मिला और लोगों की भीड़ हाइप करने लगी। किस हिम, सेकंड मिस बी, क्यों बस तुम्हारे किसका वेट कर रहा है? ये सुनकर सू काइकुन के चेहरे पर ब्लश आ गया। बी निंगबिन ने अपनी आंखें उठाई और किसी चीज को तलाशते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन भीड़ ने उसकी डिस्ट्रैक्शन नोटिस नहीं की। जैसे जैसे दोनों को एक दूसरे के और करीब धकेला जाने लगा, बिंग बिंग ने शुकैन को अपनी बाहों में खींच लिया और भीड़ ने उसे उसके साथ किस करने के लिए पुश कर दिया। जिस पल उनके लिप्स मिले, उसकी पुरानी मेमोरीज अचानक उसके दिमाग में उमड़ने लगी। उसने सबकॉन्शियसली किस को और डीप करने की कोशिश की। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मैं आगे और कुछ नहीं देखना चाहता था। मैं मुड़ा और वहां से जाने वाला ही था, लेकिन तभी शूकाकुन के ब्रोस के ग्रुप ने मुझे घेर लिया। उनके चेहरों पर प्रोवोकेशन और कॉन्टेम्प्ट साफ दिखाई दे रहा था। फोंग युएन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि निंग बिंग के बारे में डे ड्रीम करना बंद कर दो। वो पहले कैकुन से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपनी जान तक दे सकती थी। बाद में तुम्हारे साथ रहना उसके लिए सिर्फ कम पर सेटल करना था। तुमने अभी देखा ना, आखिरकार उन्हें अपने टूटे हुए रिलेशनशिप को मेंड करने का चांस मिल गया है। अगर तुम्हें अपनी भलाई समझ में आती है तो बेहतर होगा कि जल्दी पीछे हट जाओ, ताकि कम से कम अपनी थोड़ी इज्जत बचा सको। हर वक्त थर्ड ऑफ व्हील बनकर दूसरों की जासूसी मत करते रहो। मेरे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया और मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैंने भीड़ को इग्नोर किया और फिर से वहां से जाने वाला था, लेकिन मेरे एटीट्यूड ने सबको और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। कई लड़के बेहद गुस्सा हो गए और बीच में मुझे पूरी तरह घेर लिया। क्या तुमने हमारी बातें सुनी? क्या तुम्हें सच में निंग बिंग और कुन के पुराने लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता? जब वे दोनों प्यार में थे, तब निंग बिंग सिर्फ उसके पसंद का केक खरीदने के लिए आधे शहर तक दौड़ जाती थी। वो हर दिन उसके घर के नीचे वेट करती थी ताकि उसे ब्रेकफास्ट दे सके। उसे डर रहता था कि कोई दूसरी लड़की उस पर नजर न डाल दे। उसकी इच्छा होती थी कि हर सिंगल सेकंड उसके पास रहकर उसकी प्रोटेक्शन करे। तुम्हारा मिलना उसके लिए कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ पास टाइम था। अगर उन दोनों को इतना प्राइड ना होता तो वे बहुत पहले ही वापस साथ आ गए होते। ये एमनीजिया काइकुन को भगवान की तरफ से मिला हुआ चांस है, और चूंकि तुम इतने शेमलेस हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा लेसन सिखाएंगे ताकि तुम्हें साफ साफ समझ आ जाए कि बिंग बिंग के दिल में आखिर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहते हुए उन्होंने मुझे धक्का देना शुरू कर दिया और मेरे सिर पर रेड वाइन की बोतल्स उड़ेल दी। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती लेक की तरफ ले गए। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और पानी में मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार मुश्किल में फंसता जा रहा था। किनारे पर बाइंडिंग बिंक ने यह सीन देखा। उसकी पिल्स सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया।
गया, ए युआन। उसने सबकॉन्शियसली मेरा नाम पुकारा। बिना समय गंवाए उसने अपनी अनकंफर्टेबल हाई हील्स उतारी और तेजी से पानी में कूदकर मेरी तरफ तैरने लगी। इसी वक्त शू काइकुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे इनएक्सप्लिकेबली बेचैनी महसूस हुई। बिंग बिंग के पीछे जाते हुए उसने जानबूझकर स्लिप होने का नाटक किया और पानी में गिर गया। निंग बिंग सेव मी। वो मदद के लिए अपने हाथ पैर चलाते हुए लगातार बाइंडिंग बिंग का नाम पुकारने लगा। बाइंडिंग बिंग ने अपना सिर घुमाया और ये सीन देखा। उसका एक्सप्रेशन अचानक बहुत बदल गया। सिर्फ एक पल के लिए हेजिटेट करने के बाद वह तुरंत पलटी और सुकाइकुन की तरफ तैरने लगी। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर बेहद हैवी हो गया है और मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लरी हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने आखिरी बार बाइंडिंग बिंग को शुकुन को चिंता में किनारे तक खींचते और उसे ब्राइडल कैरी में उठाकर ले जाते हुए देखा। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। जब मैं दोबारा उठा और हॉस्पिटल की डिसइंफेक्टेंट की स्मेल महसूस हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जिंदगी में वापस आया हूँ। स्टाफ ने मुझे बचा लिया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मेरी हालत बेहद गंभीर हो सकती थी और लगातार 2 दिनों तक बिंग बिंग शुएकुन की केयर करती रही। बीच बीच में ही कभी कभी मेरे पास आकर मेरी कंडीशन चेक करती थी। मेरे दिल में मौकरी की एक लहर उठी। फिर भी मैं चुप रहा और कुछ नहीं कहा। शुकिन अभी अभी ठीक हुआ था। हॉस्पिटल गाउन पहने हुए वह सीधे मेरे वार्ड में आया। ब्रदर इन लॉ, मैं अपने ब्रोस की तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें पानी में क्यों धकेला। उन्हें जरूर मजाक लगा होगा। इसे दिल पर मत लेना। मैंने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली और कुछ नहीं कहा। जूकन को कुछ भी पता नहीं था और पानी में मुझे धक्का देने वाला भी वो नहीं। इसलिए मेरे अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, मैं उसे उस बात की सजा नहीं दे सकता था। मैंने इस मैटर पर कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया। लेकिन शॉन काफी देर तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह मुझसे एक के बाद एक बातें करता रहा और एंडलेस क्वेश्चंस पूछता रहा। आखिर में उसने पूछा, ब्रदर, निंगबिंग की बड़ी सिस्टर कैसी इंसान है? उनका टेम्पर कैसा है? क्या उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने आखिरकार अपनी आंखें उठाई। जुकाई बैशफुली मुस्कुराया। फ्यूचर में मैं निंगबिंग से शादी करने वाला हूँ तो हम सब फैमिली होंगे, इसलिए मैं बस सिस्टर के बारे में पूछना चाहता था ताकि पता चल सके कि उनके साथ रहना इजी होगा या नहीं। मैं काफी देर तक चुप रहा। फिर मैंने अपनी याद के मुताबिक संक्षेप में बताया। मेरी इंप्रेशन के मुताबिक उनका पर्सनैलिटी काफी कोल्ड है और वो हमेशा लोगों को खुद से हजारों माइल्स दूर रखती है। उसे स्ट्रेंजर्स का टच पसंद नहीं है। उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, बस कुछ ही क्लोज और जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। जुकू काइकोन एकदम ब्लैंक हो गया और बोला, ऐसा है क्या? वो और निंगबिंग बायोलॉजिकल सिस्टर्स हैं। मैंने नहीं सोचा था कि उनके पर्सनैलिटीज में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट होगा। तुम्हें पता ही नहीं है, जब निंगबिंग ने उस वक्त मुझे अपने प्यार का इजहार किया था तो उसकी इच्छा थी कि मेगाफोन लेकर पूरी दुनिया को बता दे। जब हम साथ थे तब भी वो सुपर क्लिंगी थी और एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। यहाँ तक कि जब उसके फ्रेंड्स उसे हैंग आउट करने के लिए बुलाते थे तो वो उन्हें छोड़कर सिर्फ मेरे साथ रहने आती थी। वो प्रैक्टिकली प्यार में पागल थी। ये कहते हुए वो हल्के से चकल किए बिना नहीं रह सका और उसके चेहरे पर स्वीटनेस साफ दिखाई दे रही थी। ये सुनकर मैं भी थोड़ी देर के लिए खो गया। इन सारे सालों में जब हम साथ थे, बाइंडिंग बिंग ने मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैंने उसे कभी इस साइड में नहीं देखा था। पता चला कि जब वो किसी से सच में प्यार करती है तो वो असल में ऐसी दिखती। लेकिन अफसोस, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और निंगबिंग के साथ बिताए पिछले 5 सालों के सारे स्वीट मोमेंट्स मैं पूरी तरह भूल गया। निंगबिंग भी मुझे ये बताने से मना करती है कि उस कार एक्सीडेंट के वक्त रोड पर आखिर वो क्या करने जा रही थी। ब्रदर इन लॉ, तुम्हें तो साफ साफ पता होगा, है ना? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ये एक्सीडेंट बिंग बिंग और मेरी वेडिंग में शामिल होने के रास्ते में हुआ था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बिंग बिंग ने जोर से डोर खोला और अंदर आ गई और मुझसे पहले ही बोल पड़ी, ये फोंग यूएन और सिस्टर के एंगेजमेंट बैंक्वेट में शामिल होने के रास्ते में कार एक्सीडेंट हुआ था। इतना कहकर उसने टेंस फेस के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे कुछ मीनिंगफुल लुक्स दिए। मैं चुपचाप मुस्कुराया, उसकी बात के साथ सिर हिला दिया और सच सामने नहीं आने दिया। हाँ, ये श्याओ श्याओ और मेरी एंगेजमेंट बैंक्वेट थी। ये वर्ड्स निकलते ही बिंग बिंग ने विजिबली राहत की सांस ली। जू काइकुन ने ज्यादा नहीं सोचा और सिर्फ क्यूरियोसिटी से पूछा, जब तुम दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम लोग जल्द ही शादी करने वाले हो? हाँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा। पता नहीं किस वजह से बिंग बिंग मुझे सिस्टर के साथ अपनी शादी की बात डिस्कस करते हुए नहीं सुनना चाहती थी, जबकि उसे परफेक्टली पता था कि ये फेक है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन और डीप हो गया। जैसे ही चूकन अपनी आंखें बड़ी करके कंग्रेचुलेशंस कहने वाला था, उसने जल्दी से बीच में बोलकर उनकी कॉन्वर्सेशन रोक दी। क्यों? तुम्हारा बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, अब तुम्हारा चेकअप कराने का टाइम हो गया है। इसके बाद उसने शूका उनका हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। पूरा वार्ड फिर से शांत हो गया। मैं ब्लैंक होकर खिड़की के बाहर देखता रहा। मेरे दिल में होने वाला चुभता हुआ दर्द जैसे काफी कम हो गया था। पता नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं आदत की वजह से नंब हो चुका था या अब दर्द होने की कैपेसिटी ही नहीं बची। अपनी रिकवरी के इन
इन कुछ दिनों के दौरान बिंबिंग दोबारा कभी नहीं आई, लेकिन हर दिन मुझे शू काइकुन के मोमेंट्स पर पीडीए वाली फोटोज दिखाई देती थी। फोटोज में वे शॉपिंग कर रहे थे, स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे, एक आइसक्रीम शेयर कर रहे थे और साथ में अम्यूजमेंट पार्क भी जा रहे थे। हर बार जब वो अपने मोमेंट्स पर कोई पोस्ट डालता, शू काइकुन स्पेशली मुझे मैसेज करता, ब्रदर क्या तुमने मेरे मोमेंट्स देखे, लाइक करना याद रखना। मैं उसके मोमेंट्स में गया तो देखा कि निंगबिंग लगभग उसकी हर सिंगल पोस्ट पर लाइक करती थी और कमेंट भी छोड़ती थी। वो इतनी फ्रीक्वेंटली ऐसा कर रही थी कि लगता था जैसे वो पूरी तरह एक अलग इंसान बन गई हो। मुझे क्लियरली याद है कि पहले उसे मोमेंट्स ब्राउज करना पसंद नहीं था और वो कभी किसी के लिए कमेंट भी नहीं करती थी, मेरे लिए भी नहीं। बेबी आज बहुत हैंडसम लग रहा है। बेबी तुमने नहीं कहा था कि आज तुम टायर्ड हो, बाकी फोटोज मैं तुम्हारे लिए फोटोशॉप कर देती हूँ। बेबी वाइफी लव्स यू। दोनों बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी पैशनेट रिलेशनशिप में रहने वाला यंग कपल हो जिसमें किसी तीसरे के लिए जरा भी जगह नहीं थी। मैंने किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं किया, बस चुपचाप उसकी हर सिंगल पोस्ट पर एक एक करके लाइक करता रहा। जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, निंगबिंग अपनी कार के सहारे खड़ी हॉस्पिटल के रोड साइड पर मेरा वेट कर रही। मुझे बाहर आते देखकर उसने जल्दी और नेचुरली कार का डोर खोला ताकि मुझे पिक कर सके। कार में बैठने के बाद मैंने देखा कि वहां सिर्फ निंगबिंग और मैं थे। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। शू काइकुन कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं है? निंगबिंग एक पल के लिए रुकी, फिर मुझे मनाने के लिए हल्के से चकल करते हुए बोली, ओवन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया क्योंकि मैं काइकुन के साथ एक्टिंग कर रही थी। अब टाइम है कि हम सिर्फ दोनों एक डेट पर जाएं। गुस्सा करना बंद करो, ओके? इतना कहते हुए उसने जैसे कोई मैजिक ट्रिक की हो वैसे अचानक एक रोबोट निकाला और मुझे मनाने के लिए मेरी बाहों में रख दिया। तुम्हें शूटिंग स्टार्स देखना पसंद था ना, आज नैन में शूटिंग स्टार्स देख सकते हो। चलो माउंटेन क्लाइंबिंग और कैंपिंग करते हैं। आज रात शूटिंग स्टार्स देखते हैं और विशेष मांगते हैं, कैसी रहेगी? वो खुद ही बोलती रही और मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। वो एक्साइटमेंट में लगातार बोलती रही, मुझे मना करने का जरा भी चांस नहीं दी। कार पहले ही नंचन की तरफ जा रही थी। नंचन के फुट पर पहुंचकर बाइंडिंग बिंक ने पहले से लाई हुई एक पेयर हाइकिंग शूज निकाली और जैसे ही मैं कार से बाहर निकला उसने खुद मुझे वो पहनाए। साइज बिल्कुल परफेक्टली फिट था। उसके सिर के ऊपर देखते हुए मैं और भी चुप हो गया। माउंटेन पर ऊपर जाते समय उसने सारी सप्लाईज खुद ही कैरी की, फिर भी वो एक हाथ खाली करके मुझे सपोर्ट और केयर कर पा रही थी। मुझे कुछ बार अपने होंठों पर जीभ फेरते देखकर उसने वाटर की एक बोतल खोली और उसे मेरे होंठों से लगाकर पिला दिया। जैसे ही मेरे चेहरे पर स्वेट की बूंदें आईं, उसने टिश्यू निकाला और बहुत केयरफुली उन्हें मेरे लिए साफ कर दिया। उसकी सीरियस आंखों से नजर मिलते ही एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पास्ट में वापस लौट गया हूँ। जब शुकाइकुन ने अभी अपनी मेमोरी नहीं खोई थी तब भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। उसके दिल और आंखों में सिर्फ मैं ही था। मैं थोड़ी देर के लिए खो गया और तभी मेरा लेफ्ट फुट एक्सीडेंटली एक स्टेप से चूक गया और मेरा बॉडी अनकंट्रोलेबली एक तरफ गिरने लगा। मेरे एंकल से एक पियर्सिंग पेन उठा। आह युएन! बाय निंगबिंग की प्यूपिल सिकुड़ गई और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गया। उसने तुरंत मेरी रिस्ट पकड़ ली और बिना किसी हेजिटेशन के अपने बॉडी को मेरे नीचे कुशन की तरह रख दिया। उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया और हम दोनों साइड की बुशेस में लुढ़कते चले गए। एक वेव जैसी चक्कर वाली फीलिंग के बाद आखिरकार हम रुक गए। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और बिंग को स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। मेरे दिल में एक अनएक्सपेक्टेबल फीलिंग थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर कुछ फाइन स्क्रैचेस आ गए थे। उसके आर्म्स और लेग्स पर भी अलग अलग लेवल के स्क्रैचेस थे और उसकी बैक का तो कहना ही क्या। जरूर उसे काफी चोट लगी होगी। फिर भी बिंग ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कंसर्न से पूछा, युएन तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने उसका हाथ दबाया और सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? मेरी आंखों का एक्सप्रेशन डीप हो गया और मेरे दिल में एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग उठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बा निंगबिंग शुटाइकुन से प्यार करते हुए भी मेरे लिए अपनी जान रिस्क करके इतनी अच्छी क्यों बन सकती थी। बहुत देर तक सोचने के बाद भी मैं इसका जवाब नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने अपनी सारी इमोशंस छिपा ली। मैंने बस उसके हाइकिंग बैकपैक से कुछ फर्स्ट एड मेडिसिन निकाली जो वो कैरी कर रही थी। उसकी वुंड्स का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने फ्लैट टोन में कहा, आज शूटिंग स्टार्स देखने का प्लान छोड़ देते हैं। तुम्हें चोट लगी है इसलिए पहले वापस चलते हैं। लेकिन बाय निंगबिन ने भौहें सिकोड़कर सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगी, इसलिए मैंने जो प्रॉमिस किया है उसे जरूर पूरा करूंगी। जब उसने इस तरह कह दिया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हम दोनों सिर्फ ऊपर चढ़ते रहे और वो अपने बॉडी के दर्द को फोर्सफुली सहती रही। बाय निंगबिंग मेरे साथ माउंटेन के ऊपर चढ़ती गई। कैंपिंग टेंट लगाने के बाद हम दोनों टेंट के अंदर लेट गए, थोड़ा सिंपल फूड खाया और चुपचाप रात होने का वेट करने लगे। मीटियर शावर बिल्कुल तय समय पर आ गया। बिंग ने आंखें बंद करके विश मांगी, लेकिन मैं इस ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल सीन को बस देखता रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था।
और मैंने कोई विश नहीं मांगी। अगली सुबह मैं बिंग बिंग की मूवमेंट से जाग गया। उसे इतनी सुबह उठते देखकर मैं तुरंत पूरी तरह जाग गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा वो अपना फोन लेकर पहले ही बाहर जा चुकी थी। मैं एक पल के लिए फ्रीज हुआ और उसके पीछे चला गया। उसे माउंटेन की हर चीज काफी फेमिलियर लग रही थी। वो ट्विस्ट्स और टर्न्स से गुजरती हुई आखिरकार एक बहुत बड़े पेड़ तक पहुंची। उस पेड़ पर काउंटलेस रेड सिल्क्स लटके हुए थे। बिना किसी डाउट के वो सब मैरिज की विशेष मांगने के लिए थे, लेकिन बाइनिंग बिंग मैरिज ट्री के पास से सीधे आगे निकल गए और साइड में लगे गार्ड रेल के पास चली। वहां बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लॉक्स थे जिन पर नेम्स लिखे हुए थे। वो उन्हें बहुत केयरफुली सर्च करने लगी। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। आखिरकार उसे एक पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक लॉक्स मिल गए। उनकी फोटो लेने के बाद उसने तुरंत शू काइकुन को वीडियो कॉल कर दी। बेबी देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो कॉन्सेंट्रिक लॉक्स हमने उस वक्त यहाँ लगाए थे वो अभी भी यहीं हैं। यहाँ मैरिज ट्री पर लिखी हुई विश भी अभी तक मौजूद है। तुम्हारे नाइटमेयर्स रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने तुम्हारे लिए वेरीफाई कर लिया है। अब तुम आखिरकार चैन से रह सकते हो। हाँ, अगर तुम अभी भी वरीड हो तो मैंने एक और पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक लॉक्स लगा दिए हैं। हम तुम्हारे ड्रीम की तरह एब्सोल्युटली कभी अलग नहीं, बल्कि तब तक एक दूसरे से प्यार करेंगे जब तक हमारे बाल सफेद नहीं हो जाते। गुड बॉय, अब सो जाओ, मुझे वरी मत कराओ। ऑल राइट। दूसरी तरफ से शुकाई की टच्ड और रोती हुई आवाज आई, सिली, मैंने तो बस कैजुअली कह दिया था, लेकिन तुम सच में स्पेशली उस माउंटेन पर यह चेक करने चली गई। तुमने कितनी देर क्लाइंब किया? थक गई हो? तुम्हारे लिए बिल्कुल टायर्ड नहीं हूं। चाहे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, मैं टायर्ड नहीं होऊंगी। ये सीन देखकर मुझे अपने पूरे शरीर में एक कंप्लीट चिल महसूस हुई। मेरे दिल में कोल्डनेस की वेव्स उठने लगी और मैं खुद को स्टिफ होने से नहीं रोक पाया। पता चला कि उसका यहाँ आना सब शू काइकुन के लिए था। मुझे साथ लाना और मुझे शूटिंग स्टार्स देखने के लिए मनाना बस एक कन्वीनियंस था। मैं खुद पर हंसा, मुड़ा और वहां से चला गया। जबकि बानिंग बिंग अभी भी पीछे शू टाइकून के साथ वीडियो चैट कर रही थी। मैं चुपचाप माउंटेन से नीचे उतर गया। जब तक मैं माउंटेन के फुट तक नहीं पहुंचा, तब जाकर मेरे हाथ पैर धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आए। मैंने काल्मली उसे मैसेज भेजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। फिर मैंने अपना फोन बंद कर दिया और मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। मेरे घर वापस लौटने के कुछ घंटे बाद बिंग बिंग आखिरकार वापस आई। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन नॉर्मल देखकर और ये देखकर कि मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, बिंग बिंग ने पूरी तरह राहत की सांस ली। ये सोचकर कि उसने मुझे सक्सेसफुली मना लिया है, वो शू टाइकून के और भी करीब आने लगी, बिना किसी रेस्ट्रेंट के। दोनों विलास एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए फ्रेंच विंडोज के जरिए मुझे अक्सर उनकी इंटीमेसी दिखाई दे जाती। शुरुआत में वे सिर्फ मेरे सामने हग करते थे और जैसे ही उन्हें पता चलता कि मैंने देख लिया है, वे जल्दी से अलग हो जाते, ऐसे प्रिटेंड करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जूकिन डरा हुआ दिखता, जबकि बिंग बिंग फ्लस्टर्ड नजर आती। धीरे धीरे उन्हें मेरे कभी कभार सामने पड़ जाने की आदत हो गई और अब उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं रहती थी कि मैं वहां हूं या नहीं। वे विला के अंदर खाना बनाते समय हग करते, मस्ती में बैंटर करते और फ्रेंच विंडोज के सामने किस करते। बीनिंग बिन बहुत प्यार और जेंटली शू काइकुन के लिप्स को किस करती, उन्हें सहलाती और देर तक उसी तरह रहती जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। और बिंग बिंग और शू काइकुन के हर सिंगल इंटीमेट कॉन्टेक्ट के बाद वो हमेशा मुझे एक मैसेज भेजती, ए युआन, ये सब सिर्फ एक एक्ट है। लेटली कून की इमोशंस थोड़ी स्टेबल हुई है और उसने अपनी मेमोरी रिकवर करने के लिए कुछ मेडिसिन भी ली है। मुझे बिलीव है कि वो बहुत जल्द सब याद कर लेगा और हम फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। हाँ, किकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ टैंट्रम्स कर रहा है और पूछ रहा है कि इतने सालों के बाद भी मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। इसलिए मैं एक बार उसे प्रपोज करने का प्लान बना रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ फेक है, इसे सीरियसली मत लेना। इन वर्ड्स को देखकर मैं मौकरी से स्मर्क कर दिया। मैंने एक भी वर्ड रिप्लाई नहीं किया, बस अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन पर फोकस करता रहा। उसके और शू काइकुन के बीच जो भी हो रहा था उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। उस दिन शू काइकुन ने विला का डोर नॉक किया। अंदर आते ही उसने अपना एक हाथ मेरी गर्दन के चारों तरफ डाल दिया। ब्रदर इन लॉ निंगबिंग मुझे प्रपोज करने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से वो प्रपोजल सेरेमनी की प्रिपरेशन में लगी हुई है और इसे लेकर बहुत मिस्टीरियस बनी हुई है। उसने सिर्फ वेन्यू सिलेक्ट करने में पूरी रात लगा दी। मैंने सुना है कि उसने काउंटलेस फ्लावर्स तक बाहर से मंगवाए हैं और हर तरह के बलून्स, फायरवर्क्स वगैरह भी तैयार किए हैं। पता नहीं ये कैसा दिखेगा। मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा मौकरी का एहसास उठा। उस वक्त बाय निंगबिंग ने मुझे प्रपोज करते हुए सिर्फ एक सिंपल लाइन कही थी, मरी मी। उस समय मुझे लगा था कि शायद उसे ये सब चीजें प्रिपेयर करना पसंद ही नहीं है, लेकिन अब देखकर समझ आया कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो मुझसे इफ नहीं करती थी। मैं पूरे समय चुप रहा। जुके ने फिर क्यूरियोसिटी से पूछा, ब्रदर, तुम्हारी और सिस्टर की वेडिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्या तुम्हारी वेडिंग भी जल्दी होने वाली
वाली है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। उसी वक्त वेडिंग वेन्यू की सेटअप की एक वीडियो भेजी गई थी। सेक्रेड चर्च के अंदर काउंटलेस फ्लावर्स लगाए गए थे, जिससे पूरा माहौल बेहद रोमांटिक लग रहा था। आउटडोर ग्रीन लॉन पर काउंटलेस व्हाइट डव्स उड़ रहे थे। पूरा सीन इतना ब्यूटीफुल और एस्थेटिक था जैसे किसी फेरी टेल का हिस्सा हो। फेमस आर्टिस्ट्स की काउंटलेस एक्सपेंसिव ऑयल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और न जाने क्या क्या, सब इस वेडिंग में बस सामान्य डेकोरेशंस बनकर रह गए थे। फ्लोर पर बिछा कारपेट भी फॉरेन मास्टर्स द्वारा प्योरली हैंडमेड वुल से बनाया गया था। डाइनिंग एरिया में इस्तेमाल होने वाला टेबल वेयर पूरा प्योर गोल्ड का था, लग्जूरियस का भी अल्टीमेट लेवल। वेडिंग वेन्यू की सेटअप में एक भी डिटेल ऐसी नहीं थी जो मेरी प्रेफरेंसेस से मैच न करती हो। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पसंद नहीं आई और जिसे चेंज करने की जरूरत है? मैंने रिप्लाई किया, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। फिर मैंने फोन हाथ में लेकर वो वीडियो शू काइकुन को दिखाई। वेडिंग प्रिपरेशन लगभग पूरी हो चुकी है। शू काइकुन बेहद सरप्राइज्ड हुई। ये डेकोरेशंस तो सभी मास्टरपीसेस हैं और पहले ऑक्शंस में इनकी एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस लगी थी। सिर्फ डेकोरेशंस ही नहीं, वेन्यू की एक भी चीज चीप नहीं है। सिस्टर ने इसे अरेंज करने में जरूर बहुत थॉट लगाया होगा। भले ही वो अपने फेस पर इमोशंस शो नहीं करती, लेकिन वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा फ्रीज हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें इतनी एक्सपेंसिव होंगी, और इससे भी ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे इतना ग्रैंड तरीके से प्रिपेयर करेगी। ब्रदर इन लॉ, तुम्हारी वेडिंग डेट भी करीब आ रही है, लेकिन सिस्टर अभी भी अब्रॉड बिजी। मैंने सिर हिलाया। ये मैरिज थोड़ी सडन है, इसलिए वो वेडिंग से सिर्फ एक दिन पहले ही वापस आ सकती है। मेरे ये वर्ड्स निकलते ही बिंग बिंग ने डोर पुश करके खोल दिया और अंदर आ गई। ये सुनते ही उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली और जाने से पहले उसके दिल में थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग रह गई। सबसे पहले उसने शुकू काइकुन को घर जाने दिया और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। ए युआन, क्या तुम कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गए हो? तुम सिर्फ मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड होने का प्रेटेंड कर रहे हो। जिससे वो शादी कर रही है वो तुम नहीं हो। तो फिर तुम क्यों के साथ वेडिंग वेन्यू के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैंने अलूफनेस के साथ उसकी एम्ब्रेस से खुद को छुड़ा लिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तुम्हें चले जाना चाहिए, वरना उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तभी डोर के पीछे से शूकुन की आवाज आई, जल्दी आओ। बीनिंग बिंग के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। उसने और कुछ कहना बंद कर दिया और शू काइकुन के पीछे चली गई। अगले दिन शू काइकुन एक्साइटमेंट में मुझे अपनी प्रपोजल सेरेमनी के वेन्यू पर खींच कर ले गया। ब्रदर इन लॉ, मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या निंगबिंग सच में मुझे प्रपोज करने वाली है? मैंने कामली सिर हिलाया और चुपचाप आसपास की डेकोरेशंस को स्कैन किया। बिना किसी डाउट के वहां वही बॉयिश ब्लू कलर था जो शूकॉन को पसंद था। पूरे वेन्यू में फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए थे और उन ब्लू और व्हाइट बलून से छोटे छोटे पेपर्स लटक रहे थे, जिनमें डीपली अफेक्शनेट कन्फेशन के वर्ड्स लिखे हुए थे। निंगबिंग ने एक प्रोफेशनल सूट पहन रखा था और हाथ में रोजेस का बुके लिए हुए दिखाई दी। उसके हाथ में वेलवेट का डायमंड रिंग बॉक्स था। वह धीरे धीरे शू काइकुन के पास गई और एक घुटने पर बैठ गई। काइकुन, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? उसकी आंखों में सिंसियर लव भरा हुआ था। अनगिनत लाइट्स की रोशनी में चमकती हुई डायमंड रिंग बेहद डैजलिंग लग रही थी, लेकिन शू काइकुन ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उम्मीद भरे चेहरे से मेरी तरफ देखा। ब्रदर इन लॉ, मैं तुमसे हमारी ब्लेसिंग सुनना चाहता हूँ। जैसे ही मैं तुम्हारी ब्लेसिंग सुनूंगा, मैं उसे यस कह दूंगा। ब्रदर इन लॉ की ब्लेसिंग के साथ हम पूरी जिंदगी डेफिनेटली हैप्पी रहेंगे। मैंने इम्परसेप्टिबली उसकी नजरों से अपनी नजरें हटा ली। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार मैंने कहा, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों साथ में बूढ़े हो और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहो। जोकिन सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराया। थैंक यू ब्रदर इन लॉ। निंगबिन, आई विल। उसका सेंटेंस आधा ही हुआ था कि अचानक चारों तरफ फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। बाइंडिंग बिंग के चेहरे की स्माइल इंस्टेंटली गायब हो गई और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। यहाँ फायर लग गई है, जल्दी यहाँ से निकलो। दूर नहीं, फायर फैलने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। लगभग तुरंत ही वो पूरे प्रपोजल सेरेमनी वेन्यू को जलाने वाली थी। ग्रेश ब्लैक स्मोक तेजी से पूरे एरिया में फैल गया, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया और हमारी आंखों के सामने सब कुछ पूरी तरह ब्लरी हो गया। काउंटलेस स्टाफ मेंबर्स पैनिक में बाहर भागने लगे और सीन पर पूरी तरह क्योस मच गया। बाइंड बिंग ने अपने हाथ में पकड़े फ्लावर्स नीचे फेंक दिए। पास खड़े सबसे नजदीकी इंसान का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर भागने लगी। मैं भी उसके साथ खींचता हुआ भागने लगा। उसकी हथेली की वोमत मुझे क्लियरली महसूस हो रही थी। एक पल के लिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से हु ककुन की रोती हुई आवाज आई, निंगबिंग, तुम कहां हो? बाय निंगबिंग पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया था। घबराकर उसने तुरंत मुझे दूर धकेल दिया और जल्दी से पलटकर वापस जाने लगी। उसका पैर ठीक से नहीं पड़ा और मैं सीधे जमीन पर गिर गया। मैंने देखा कि बाइंडिंग बिंग बिना किसी हेजिटेशन के पीछे मुड़ी और आवाज की डायरेक्शन में शू काइकुन को ढूंढने चली गई। काइकुन, किकिन, उसकी एक के बाद एक आती एंग्शियस आवाजें मेरे दिल पर फिर से एक बकेट भर आइस वाटर डालने जैसी थी। मेरे एंकल से एक पियर्सिंग पेन उठा और फायर लगातार बढ़ती जा रही थी।
टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा था और लगभग मेरी कॉन्शियसनेस को निगलने वाला था। मैंने अपने होंठों को जोर से काटा और खुद को जागता रखने की पूरी कोशिश की। जैसे तैसे मैंने फ्लोर पर अपने शरीर को उठाने के लिए हाथ टिकाया और खड़ा होने वाला ही था कि तभी बाहर भाग रहे लोगों के पैरों ने मेरे बॉडी और हाथों को एक के बाद एक कुचल दिया। मेरी उंगलियों की बोन्स से एक क्रिस्प क्रैकिंग साउंड आई। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मेरे बॉडी और लिम्स से दर्द फैलता चला गया। एक पेन की वेव शांत भी नहीं हुई थी कि दूसरी वेव आ गई। लेकिन तभी एक बर्निंग रैक सीधे मेरी बैक पर आकर गिर गया। लगभग उसी पल मुझे जलते हुए फ्लैश की तेज स्मेल महसूस हुई। मेरा चेहरा पेपर की तरह पेल हो गया। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी ब्रीदिंग भी कमजोर पड़ गई। मेरी आंखों के सामने की विजन लगातार ब्लर होती जा रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि बाइंडिंग बिंग शूटाइकुन को पकड़े हुए पूरी स्पीड से फायर सीन से बाहर भाग रही थी। अंत में मेरे पास सिर्फ उसकी दूर जाती हुई फिगर रह गई। मेरी आईलिड्स लगातार भारी होती गईं और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। दोबारा आंख खुली तो मेरे नीचे एक कोल्ड ऑपरेटिंग टेबल था। मेरे पास ही शूटाइकुन बेहोश पड़ा था। मैंने मुश्किल से अपनी आईलिड्स उठाई। सिर्फ एक फिंगर हिलाना चाहता था, लेकिन उससे मेरे पूरे बॉडी की इंजरीज एक्टिवेट हो गईं और भयंकर दर्द होने लगा। मेरा थ्रोट भी ड्राई था और मैं कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। पास खड़े डॉक्टर ने डिलामा में दोनों को देखा। मिज़बी, दोनों जेंटलमैन को एक सर्टेन डिग्री तक बर्नज हुए हैं, लेकिन इमरजेंसी केयर के लिए बहुत ज्यादा लोग लाए गए हैं, इसलिए अभी सिर्फ एक वैकेंट ईआर बचा है। हम पहले सिर्फ एक पर्सन का ऑपरेशन कर सकते हैं। जो पर्सन बाद में ऑपरेट होगा उसके बॉडी पर स्कार्स रह जाने की संभावना है। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देखा कि बाइंडिंग बिंग एक पल के लिए हेजिटेट कर रही थी। उसकी नजर तेजी से हम दोनों के बीच घूम रही थी। आखिर में उसने कांपती हुई आवाज में डिसीजन लिया, पहले काइकुन को बचाइए। चॉइस होते ही डॉक्टर्स ने जल्दी से शू काइकुन को ईआर में व्हील कर दिया। जैसा मैंने सोचा था वो मुझे पहले नहीं बचाती। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। फिर भी मेरी आंखों के कोने थोड़े नम हो गए। मेरी कॉन्शियसनेस एक बार फिर डार्कनेस में डूब गई। पूरी तरह होश में आने के बाद मैं पहले ही ऑपरेटिंग रूम से बाहर आ चुका था और वार्ड में लेटा हुआ था। मेरी बैक पर हो रहा सीयरिंग पेन मुझे याद दिला रहा था कि मेरी इंजरीज बहुत सीवियर थी। अगर कोई एनोमली नहीं हुई तो शायद मेरी बैक पर स्कार्स रह जाएंगे। पास ही बैठी बाइंडिंग बिंग ने मुझे जागते हुए देखा। उसका चेहरा गिल्ट से भर गया और उसने मेरा हाथ टाइटली पकड़ लिया। ए युआन, आई एम सॉरी। उस वक्त सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी। कैकुन अपनी लुक्स को लेकर बहुत वैन है। अगर उसे पता चलता कि उसके बॉडी पर स्कार्स रह जाएंगे तो वो डेफिनेटली इसे हैंडल नहीं कर पाता। मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगी और तुम्हारी बैक के स्कार्स भी जरूर हटा दूंगी, इसलिए प्लीज गुस्सा मत होना। उसकी अपोलॉजी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन अचानक बज उठा। ये शोकीकुन की कॉल थी। वो थोड़ी कॉन्फ्लाइटेड लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉल उठानी चाहिए या नहीं। मैंने अपनी नजरें थोड़ी नीचे कर ली और बस फ्लैट टोन में कहा, जाकर उसे ढूंढो। मेरी आवाज में उसके लिए जरा भी केयर नहीं थी। ये सुनकर बिंग बिंग ने बस यही सोचा कि मैं अभी भी टेंट्रम कर रहा हूँ। उसने एक बार फिर कहा, युएन, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली तुम्हें मनाने का कोई तरीका ढूंढूंगी। इतना कहकर वो आखिरकार उठी और वार्ड से चली गई। लगातार कई दिनों तक वो शू हाइको के साथ रहती रही और फिर आखिरकार वो दिन आया जब मुझे डिस्चार्ज मिलना था। जुकू काइकुन ने मेरी बैक पर पड़े स्कार को हार्ट चेक के साथ देखा और अफसोस करते हुए कहा, ब्रोदर, तुम्हारी स्किन इतनी फेयर है, ऐसी स्कार रह जाना सच में बहुत अफसोस की बात है। मैंने अपने कपड़े थोड़े नीचे खींच लिए। अपनी बैक पर पड़े अगली और मोल्डेड स्कार को देखकर भी मेरा एक्सप्रेशन काम रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरे लिए उस काम को करने का अच्छा टाइम है जो मैं ओरिजिनली करना चाहता था। डिस्चार्ज होने के बाद मैं सीधे एक टैटू पार्लर चला गया। मेरे लिए एक टैटू बनाइए जो इस स्कार को कवर कर दे। टैटू आर्टिस्ट ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और जल्द ही डिजाइन तैयार कर दिया। टैटू नीडल मेरी बैक की स्किन पर पड़ने लगी और डेंस स्टिंगिंग पेन होने लगा। फिर भी मैंने अपने दांत जोर से भींचे और एक भी आवाज नहीं निकाली। मेरी बैक का पेन मुझे अवेक रखे हुए था, लेकिन अपने दिल में मैं बार बार चुपचाप शाओ शाओ का नाम दोहरा रहा था। ये टैटू मैंने बाओ शाओ के लिए और उसके लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर के लिए बनवाया था। जब बिंग बिंग ने ये टैटू देखा तो उसका दिल इमेंस गिल्ट से भर गया। वो सच में उसे इतना प्यार करता है। उसने पहले उसे सेव करने का चॉइस नहीं चुना, फिर भी उसने अपने बॉडी पर उसके लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर टैटू करवा लिया। मुझे नहीं पता था कि उसने गलत समझ लिया था। विला एरिया से गुजरते हुए मैंने उसे बस एक नोट किया और सीधे अपने घर चला गया। मेरे अंदर जाने के कुछ ही देर बाद मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे खोलकर देखा तो वो बाओशाओ का मैसेज था। मेरी फ्लाइट आज रात झिंग सिटी में लैंड करेगी। वेडिंग से पहले ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे से नहीं मिल सकते, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। कल मिलते हैं। मेरे लिप्स के कॉर्नर्स बिना किसी वजह के हल्के से ऊपर उठ गए। मैंने रिप्लाई किया, ओके, कल मिलते हैं। उस रात डोर खुलते ही बाइंडिंग बिंग मुझे ढूंढने आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, उसने मेरे हाथों को वॉल से दबाकर लॉक कर दी और पीछे से मुझे टाइटली हग कर लिया। पैशनेट किसेस की एक सीरीज।
प्लीज। मेरी गर्दन के पीछे से शुरू हुई और धीरे धीरे नीचे आती हुई उस लेटर और टैटू तक पहुंच गई। ओवन, आज रात मुझे यहीं रुककर तुम्हारा कंपनी देने दो, ओके? उसकी हॉट ब्रेथ मेरे कान से टकराई, मेरे पूरे बॉडी पर घूस बम्प्स आ गए और मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे दूर धकेल दिया। क्या तुम्हें कल मुझे वेडिंग पर लेकर नहीं जाना है? मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। बी। निंगबिंग ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली और मुझे डीप गेज से देखने लगी, जैसे कुछ करना चाहती। वो मुझे दोबारा हक करने ही वाली थी कि जुकुन का फिर कॉल आ गया। निंगबिंग, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई? मैं कुछ फेंकने बाहर आई थी, मैं अभी वापस आती हूँ। कॉल खत्म होने के बाद उसने अपनी उठती हुई सारी इमोशंस को दबा लिया और वार्म टोन में मुझे मनाते हुए कहा, मैं कल कीकुन को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेज दूंगी। इस तरह तुम सिस्टर की वेडिंग में मेरे ऑफिशियल बॉयफ्रेंड के रूप में अटेंड कर सकते हो। ये मेरी ओल्डर सिस्टर से मिलने का अच्छा चांस है, इसलिए अब गुस्सा करना बंद करो। कैकन की मेमोरी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी और जब वो टाइम आएगा मैं डेफिनेटली तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगी। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा, मेरी नजरें पानी की तरह बिल्कुल काम थी। कोई जरूरत नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। बाय निंगबिंग ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने इसे मेरा साइलेंट अग्रीमेंट समझा और जल्दी से वहां से चली गई। अगला दिन मेरी वेडिंग का था। मैं ओवरनाइट होटल चला गया, अपना स्टाइलिंग करवाया और वेडिंग सूट पहन लिया। परफेक्टली टेलर्ड सूट पर काउंटलेस छोटे डायमंड्स लगे हुए थे जो सनलाइट में डैजलिंग ग्लो के साथ चमक रहे थे और मुझे बेहद हैंडसम दिखा रहे थे। नीचे से ग्रूम की प्रोसेशन की लाइवली आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स की आवाजों से पूरा आसमान गूंज रहा था। हर तरफ बहुत रौनक और फेस्टिव माहौल था, लेकिन पास रखे टेबल पर मेरा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसमें बिंग बिंग के भेजे हुए मैसेजेस भरे पड़े थे। ओवन, तुम कहाँ हो? तुम घर पर क्यों नहीं हो? क्या हम दोनों ने आज सिस्टर की वेडिंग में साथ जाने की बात नहीं की थी? क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मुझे लगा तुम्हारा मेरे नाम का टैटू अपने शोल्डर पर बनवाना मतलब तुमने मुझे फॉरगिव कर दिया है। गुड बॉय, आज सिस्टर की वेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, हम कोई एक्सीडेंट नहीं होने दे सकते। सिस्टर ग्रूम की प्रोसेशन के लिए ऑलरेडी पहुंच चुकी है और मैं उसे एस्कॉर्ट करके वहां ले जाने वाली हूँ। तुम आखिर हो कहाँ? 99 प्लस मैसेजेस आने के बावजूद मेरा किसी का भी रिप्लाई करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैंने बस स्टाइलिस्ट को अपना फाइनल चेक और कंफर्मेशन करने दिया, शायद ये नोटिस करते हुए कि मैं उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। बाय निंगबिंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने कॉल कर दिया। इस बार मैंने कॉल उठा लिया। थैंक यू एन, तुम आखिर हो कहाँ? मेरे बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें सिस्टर की वेडिंग में मौजूद रहना ही होगा। मैं अभी किसी को तुम्हें पिक करने के लिए भेजती हूँ। अपने सूट का हेम पकड़कर मैं धीरे धीरे रूम से बाहर निकला। बाय निंगबिंग, मैं यही हूँ। धड़ाम। किसी वक्त उसके हाथ में पकड़ा फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया और एक डल साउंड हुई। बाय निंगबिंग ने ग्रूम्स रूम के पीछे से आती मेरी आवाज सुनी और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। एक पल में उसकी नजरें सीधी मेरी नजरों से जा मिली। मैं वहां एक प्रिस्टीन व्हाइट सूट पहने खड़ा था। सिस्टर का ग्रूम, तुम कैसे हो सकते हो? बाइंडिंग बिंग की आवाज अनकंट्रोलेबली कांपने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन काउंटलेस बार पलकें झपकाने के बाद भी सामने खड़ा इंसान बिल्कुल नहीं बदला। नहीं एयुन, मजाक करना बंद करो। चाहे तुम मुझसे नाराज हो और टेंट्रम कर रहे हो, लेकिन ऐसे ओकेजन पर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। आज सिस्टर की वेडिंग है तो तुम ब्रदर इन लॉ का सूट क्यों पहने हुए हो? तुमने गलत आउटफिट पहन लिया है। मैं किसी को तुम्हें कपड़े चेंज करवाने के लिए भेजती हूँ, ओके? वो काल्म दिखने का प्रिटेंड करते हुए मेरी तरफ बढ़ी, जबकि मेरे चेहरे पर पूरी तरह हल्की सी स्माइल बनी रही। बाय निंगबिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज तुम्हारी सिस्टर और मेरी वेडिंग है। अब टाइम हो गया है, तुम्हें मुझे एस्कॉर्ट करके वहां ले जाना चाहिए। बाय निंगबिंग्स की आंखें क्रिम्सन हो गई और वो पीछे हटते हुए कुछ कदम दूर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे उसे लाइटनिंग ने स्ट्राइक कर दिया हो, उसने सिर हिलाया और घबराई हुई आवाज में बड़बड़ाने लगी। तभी बाव द्वारा अरेंज किए गए लोगों ने समय पर उसका रास्ता रोक लिया। सेकंड मिस, इल्डस्ट मिस ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आज आपको मिस्टर फेंग को एस्कॉर्ट करके ले जाना है। प्लीज प्रोसीड। ऑनस्पिशियस टाइम मिस नहीं होना चाहिए। कई हेवीली बिल्ट बॉडीगार्ड्स ने बाइंडिंग बिंग को पूरी तरह घेर लिया और उसे थोड़ा झुककर अपनी बैक ऑफर करने के लिए मजबूर किया। दूसरे स्टाफ मेंबर्स की मदद से मैं बाइंडिंग बिंग बैक को स्टूल पर बैनिनर बिंग की बैक पर चढ़ गया। उसके द्वारा कैरी किए जाते हुए हम स्टेप बाय स्टेप होटल से बाहर निकले और लीडिंग वेडिंग कार की तरफ बढ़े। इस छोटे से रास्ते के दौरान मेरा मूड एक्सेप्शनली लाइट था। अब से उसके और मेरे बीच सिर्फ एक लेयर का रिलेशनशिप रहेगा। मैं सिर्फ उसका ब्रदर इन लॉ रहूं। चूंकि वो शू काइकुन के साथ रहना चाहती थी, मैंने उनकी विश पूरी कर दी। हालांकि मुझे अपनी बैक पर कैरी करते समय वेट हल्का नहीं था, फिर भी बिंग बिंग के दिल पर असाधारण रूप से भारी बोझ था। हालांकि डिस्टेंस सिर्फ कुछ स्टेप्स की थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे 1 साल से चल रही। उसका माइंड और बॉडी दोनों इंटेंस टोर्मेंट से गुजर रहे थे। पास्ट में जब वो मुझे कैरी करती थी तो रास्ते भर सिर्फ हंसी मजाक और मस्ती होती, बेहद स्वीट। लेकिन अब वो मुझे खुद अपनी सिस्टर के हाथों में सौंपने के लिए कैरी कर रही थी। इस वक्त उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे नाइफ से ट्विस्ट किया जा रहा हो। एक शार्प पेन तुरंत उसके पूरे बॉडी में फैल गया और उसके लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया। अंत में मुझे कार में बैठाते समय बाइनिंग बिंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज कंट्रोल की। फेंक यूएन, क्या तुम अपनी मर्जी से उससे शादी कर रहे हो? इस सवाल का जवाब मिलने से पहले ही बिशा श्याओ ने सीधे उसे टेक ओवर कर ली। उसने मुझे अपनी एम्ब्रेस में खींच लिया और केयरफुली कार के अंदर बैठा दिया। उसने झुककर मेरे सूट के हेम को भी
भी ठीक करना नहीं भूला। शादी करने का डिसीजन ऑब्वियसली उसकी अपनी मर्जी से है। निंगबिंग, अब तुम्हें उसे एड्रेस करने का तरीका बदलना होगा और उसे ब्रदर इन लॉ कहना होगा, उसने कैजुअली कहा। उसकी शार्प आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें अनडिनाइबल डोमिनेंस थी। मैंने भी स्माइल के साथ सिर हिलाया। हाँ लिटिल सिस्टर, अब से याद रखना, तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ कहना होगा। ये वर्ड्स निकलते ही बिंग बिंग की प्यूपिल्स ड्रास्टिकली सिकुड़ गईं। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अचानक उसने मुंह से फ्रेश ब्लड की एक माउथफुल खांस दी। उसकी विजन बार बार डार्क होने लगी और उसका पूरा बॉडी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो आइस सेलर में गिर गई हो, जिससे उसके अंदर तक ठंड जम गई हो। मैंने उस सीन को कोल्ड गेज से देखा और कामली कार का डोर बंद कर दी। अब निकलने का टाइम था। बादशाह ने भी ड्राइवर को सिग्नल करते हुए सिर हिला दिया। ड्राइवर ने गैस पर पैर रखा और हमारे पीछे काउंटलेस कार्स ने भी इंजन स्टार्ट कर दी। सभी वेडिंग वेन्यू के चर्च की तरफ चल पड़े, लेकिन बिंग बिंग होटल में पीछे ही रह गई। उसे पिक करने के लिए एक भी इंसान वापस नहीं आया। वो बस वेडिंग कार्स की प्रोसेशन को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखती रही। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चीरकर एक बहुत बड़ा खाली घाव बना दिया गया हो, जिसमें लगातार ठंडी हवा भर रही हो। ये ऐसा कैसे हो गया? आखिर ये पॉइंट तक कैसे पहुंच गया? क्या आवान उससे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता था? वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है, खासकर तब जब वो इंसान उसकी अपनी ओल्डर सिस्टर है। बाय निंगबिंग का माइंड पूरी तरह कॉस में था। उसके दिल की एंग्जाइटी और पैनिक लगातार उसे उन्हें चेस करने और किसी तरह मौका निकालकर सारी बात क्लियरली पूछने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं अचानक उससे प्यार करना बंद कर दूं। शायद, बस शायद, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसी का प्लान है। बड़ी बहन भी बस उसके साथ एक्टिंग कर रही है। शायद वो असल में जिससे शादी करना चाहता है वो वही है और वो बस ऐसा करके उसे उसके अपने दिल का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे अभी भी जलन हो रही होगी और मैं बस टेंट्रम कर रहा होऊंगा, इसलिए ये सब, इसका एक एक हिस्सा फेक है। बिंग बिंग अपनी कार में बैठी और चर्च जल्दी पहुंचने के लिए एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रख दिया। रास्ते में उसने अनगिनत रेड लाइट्स पार कर दी। गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती गई और पूरे रास्ते सड़कों पर तेजी से दौड़ती रही। आखिरकार वो चर्च के अंदर पहुंच गई। मधुर रोमांटिक पियानो म्यूजिक ने माहौल को खूबसूरत बना दिया था और चारों तरफ अनगिनत एल्डर्स और फ्रेंड्स की नजरें उन पर थी। मैंने बाओ श्याओ का हाथ थाम रखा था और धीरे धीरे मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहा था। कई लोग धीमी आवाज में बातें और गॉसिप करने लगे। ये दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच है। एक हैंडसम आदमी और एक खूबसूरत औरत, दोनों साथ में कितने कंपैटिबल लग रहे हैं। एल्डेस्ट मिस बेई ने इस वेडिंग के लिए जरूर बहुत सोचा होगा। लगता है ये शादी ट्रू लव है। रुको, क्या ये ग्रूम मिस्टर फेंक नहीं है, सेकंड मिस बी का बॉयफ्रेंड? ये अचानक इल्डेस्ट मिस बाई से शादी क्यों कर रहा है? किसने कहा ऐसा? भले ही मिस्टर फेंक पहले सेकंड मिस बी के साथ था, लेकिन क्या उनका पहले ही ब्रेकअप नहीं हो गया? क्या वो अपने फर्स्ट लव बॉयफ्रेंड के साथ वापस नहीं आ गई? तुम्हारी बात गलत है। मैंने ये बात खुद सेकंड मिस बी के मुंह से सुनी। वो और मिस्टर फेंक कभी साथ थे ही नहीं। मिस्टर फेंक हमेशा से इल्डेस्ट मिस बी का बॉयफ्रेंड रहा है। ये सब बाहर वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग और फैलाई हुई रूमर्स थी। मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या सेकंड मिस बी ने खुद कई बार सामने आकर इस बात को जोर देकर नहीं कहा था? उसने कहा था कि सिर्फ शू काइकुन ही उसका बॉयफ्रेंड है और हमसे नॉनसेंस बातें न करने को कहा था। गेस्ट की गॉसिप भरी आवाजें बिंग बिंग के कानों में पड़ रही थी, जो अनगिनत तेज चाकुओं की तरह उसके दिल में बेरहमी से चुभ रही थी और लगातार उसे अंदर से चीर रही थी। जो बातें उसने कभी शू काइकुन को धोखा देने के लिए कही थी, अब वही बातें बूमरंग बनकर वापस उसके सामने आ गई थी, ये साबित करते हुए कि उसका मुझसे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं था। दुख और कड़वाहट टाइडल वेव की तरह बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ी। उसका पूरा दिल जैसे एसिड में डूब गया हो और सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया। युएन, आई एम सॉरी, उसे शादी मत करो। ओके, मेरी गलती थी, बिंग बिंग ने रोती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा। जैसे ही वो स्टेज पर दौड़ने वाली थी, उसके पेरेंट्स ने उसे रोक लिया। फादर बाई ने उसे धमकाते हुए घूरा। आज श्याओ श्याओ की वेडिंग है, तुम कोई तमाशा करने की हिम्मत मत करना। मदर बाई ने भी भौहें सिकोड़ ली और उसके कंधों को दबाकर उसे वापस बैठा दिया। उसने आंखों से इशारा करके कई बॉडीगार्ड्स को बुला लिया, जिन्होंने बिंग बिंग को चारों तरफ से घेर लिया। पिछली बार तुम्हारी और ए युआन की शादी ने हमारे परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब आज क्या तुम इस वेडिंग को भी दोबारा बर्बाद करना चाहती हो? आखिर तुम कब तक इतनी रेकलेस बनी रहोगी? क्या तुम सच में हमारे बाई फैमिली को पूरे इलीट सर्कल का लाफिंग स्टॉक बनाना चाहती हो? सिर्फ एक आदमी के लिए बहनों की राइवलरी इतनी इंटेंस हो गई है। तुम्हें लोगों के हंसने की परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें है। मदर बाई ने बिंग बिंग को नाराजगी से घूरते हुए सख्ती से डांटा। जब तुमने चू काइकुन को चुना है तो अवैन को पूरी तरह छोड़ दो। वो एक अच्छा लड़का है। यो श्याओ ने पहले ही मुझे सच बता दिया था कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती थी। बस उस समय तुम उससे पहले पहुंच गई और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। तुम्हारी बड़ी बहन ने कभी तुमसे कंपीट करने के बारे में नहीं सोचा, न ही वो तुम्हारे सिस्टरली रिलेशनशिप को खराब करना चाहती थी। इसी वजह से वो अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर जाने के बहाने ढूंढती थी ताकि ओवन से उसका सामना न हो। पिछली बार शू काइकुन की खातिर तुमने आई युआन के साथ अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। हमारे बाई फैमिली को पहले ही उससे
अपोलॉजी करनी थी। अब जब वो और तुम्हारी बड़ी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने के लिए तैयार हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर तुमने इसे बर्बाद करने की कोशिश की तो शू काइकुन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें दोष मत देना। बिंगबिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और डरावनी तरह से बिल्कुल शांत हो गई। उसके दिमाग में अनगिनत थॉट्स आपस में टकरा रहे थे। उसका मन लगातार शू काइकुन और मेरे बीच झूल रहा था। लेकिन स्टेज पर खड़े मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, क्या ब्राइड और ग्रूम कृपया रिंग्स एक्सचेंज करके एक दूसरे को किस करेंगे। चारों तरफ जोरदार तालियां गूंज उठी। बाओ शाओ ने रिंग निकाली और बहुत सावधानी से उसे मेरी रिंग फिंगर में पहना दिया। आखिरकार फोंग युआन की शादी हो गई। उसकी गहरी आंखें बेहद रहस्यमयी और अथाह थी, लेकिन उनमें चौंका देने वाली दृढ़ता और इंटेंस इमोशंस भरे हुए थे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं उसकी रिंग पकड़े हुए था और बस उसे उसकी उंगली में पहनाने ही वाला था। तभी बिंगबिंग ने अपने पेरेंट्स को चौंकाते हुए पूरी ताकत से स्टेज की तरफ दौड़ लगा दी। आह युएन, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग। एक साथ दो दो स्टेप्स चढ़ते हुए वो स्टेज पर दौड़कर पहुंची और पूरी ताकत से घबरा कर चिल्लाई। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी गहरी पीड़ा थी जिसका कोई हल नहीं था, और उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी हड्डियां तक लगभग दब गईं। आह, तुम मुझसे ही शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज के दिन को ही हमारी वेडिंग बना देते हैं। हम शादी कर लेते हैं, ओके? इतना कहते ही वो धड़ाम से घुटने पर बैठ गई। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था जो ब्राइडल गाउन से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। उसके लंबे बाल पीछे की तरफ पूरे स्वेप्ट बैक थे, थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे। फिर भी उसके चेहरे के फीचर्स खूबसूरत और शार्प बने हुए थे। उसकी गहरी आंखें पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। जो आंखें हमेशा मुस्कान से भरी रहती, उनमें अब पूरी तरह निराशा और मिन्नतें भरी हुई थी। ये उसका आखिरी चांस था। उसे मुझे अपने साथ ले जाकर शादी करनी ही थी। बिंगबिंग मेरे सामने घुटने के बल बैठी रही और टेंशन में मेरे फाइनल जजमेंट का इंतजार करने लगी। उसी समय बाओ की आमतौर पर कोल्ड और इंडिफरेंट आंखों में भी साफ नाराजगी की झलक दिखाई दी। उसकी पूरी बॉडी से हड्डियां जमा देने वाली ठंडक निकल रही थी। उसने कोल्डली कहा, छोटी बहन, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो। इतना कहते हुए उसने नीचे खड़े बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा की, उन्हें बिंगबिंग को वहां से घसीटकर ले जाने के लिए कहा। अगले ही पल उसने अपनी नजरें वापस मेरी तरफ कर ली। उसका बर्फ जैसी ठंडा चेहरा तुरंत फिर से नरम पड़ गया। युएन, तुम मुझसे शादी करना ही चूज करोगे ना? तुम जानती हो कि किसी सर्टन समवन की तरह मेरी लाइफ में कोई उलझा हुआ फर्स्ट लव नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर बिंगबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पतले होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन उसके पास इस बात को गलत साबित करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरी नजरों ने बिंगबिंग पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बाओ श्याओ पर था। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए मैंने महिलाओं वाली रिंग बाओ शाओ की रिंग फिंगर में पहना दी। अगले ही सेकंड बाओ ने बेहद पॉजिटिवनेस के साथ अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। दोनों की रिंग्स पहनी हुई उंगलियां हल्के से आपस में टकराईं और एक हल्की सी क्लिकिंग साउंड हुई। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे होंठों पर एक जोरदार किस कर दिया, जिसमें एक अनकही एक्साइटमेंट और राहत भरी हुई थी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। उसने मेरे होंठ के कोने को हल्का सा काटते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। मुझे किस करते करते मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरे दिमाग में अनगिनत फायरवर्क्स फूटने लगे और मैंने सोचना ही पूरी तरह बंद कर दी। मुझे पता ही नहीं चला कि उसने मुझे कब छोड़ा, लेकिन तब तक मेरी आंखों पर धुंध की एक परत छा चुकी थी। मैं कमजोर होकर बाओशाओ के सीने से लगा हुआ था और अपना सिर तक उठाने का मन नहीं कर रहा था। बाओशाओ के होंठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा। उसकी भौहों के बीच की कोल्डनेस काफी हद तक पिघल गई थी और उसके चेहरे पर ऐसा सेटिस्फाइड लुक था जैसे उसने अपने हैंडसम मैन को जीत लिया हो। उसने बिंगबिंग की तरफ कंटेम्प्ट भरी नजर डाली और अपने पतले होंठ हल्के से खोले। क्या तुम अभी तक जा नहीं रही? क्या मुझे तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा? बिंगबिंग वहीं की वहीं पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसके दिल में उमड़ता हुआ इंटेंस ग्रीफ और रिग्रेट लगभग उसे पागल कर देने वाला था। उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बड़ी बहन उसके सामने पैशनेटली किस कर रहे थे। वो इसे आखिर कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी? बिंगबिंग लगभग पागल होने वाली थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी और उसने जिद करके दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसका हाथ मेरे हाथ तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अगले ही पल फादर बी और मदर बी ने बिंगबिंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह एक तरफ घूम गया। उसके होंठों के कोने पर ताजा लाल खून आ गया और उसके गाल पर उंगलियों का साफ निशान रह गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल उसने अचानक एक मुंह भर खून खांसा और पूरी तरह बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो उसके सामने झुका किन का चिंतित चेहरा था। निंगबिंग, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से खून की उल्टी हुई है। आखिर हुआ क्या था?
तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? उसने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए घबराकर पूछा, लेकिन बिंग बिंग खाली नजरों से सीलिंग को देखती रही और काफी देर तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। काफी देर बाद उसने इस बारे में बात करने से बचते हुए टॉपिक बदल दिया। फेंग यून की वेडिंग को कितना टाइम हो गया? तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बेहद कमजोर हो चुकी थी। झुकाई ने जैसे किसी खुश करने वाली बात के बारे में सोचा और उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। 2 दिन हो चुके हैं। अगर उस दिन मेरा हॉस्पिटल में चेकअप नहीं चल रहा होता तो मैंने उनकी ग्रैंड वेडिंग का पूरा सीन जरूर देखा होता। ब्रदर इन लॉ और एल्डेस्ट सिस्टर सच में बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो दोनों इतने स्वीट होंगे। देखकर हर कोई जेलस हो जाए। निंगबिंग, क्या तुम्हें लगता है कि शादी के बाद हम भी इतने ही खुश रहेंगे? काफी देर की खामोशी के बाद बिंगबिंग ने बस सुस्त और खोई हुई आवाज में बुदबुदाया, क्या सच में 2 दिन हो चुके हैं? लेकिन मैं अब कभी भी हैप्पीनेस नहीं पा सकूंगी। युकाई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसे इनएक्सप्लिकेबली घबराहट महसूस होने लगी। उसकी स्माइल बेहद स्ट्रेन्ड हो गई। निंगबिंग, तुमने क्या कहा? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या हम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे? मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये जोक बिल्कुल फनी नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। कैकुन, क्या तुम हमेशा से जानना नहीं चाहते थे कि आखिर इन पिछले 5 सालों में क्या हुआ था? ये तुम्हारी मेमोरी रिकवर करने की मेडिसिन है। अब तुम्हारे लिए इसे लेने का टाइम आ गया है। इसे लेने के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बिंगबिंग ने अपने सूखे होंठ कसकर बंद कर लिए और आखिरकार ये डिसीजन ले लिया। पहले वो हमेशा हिचकिचाती रही थी, हमेशा सोचती थी कि इसे थोड़ा और टाल देती है, उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती थी और इतनी जल्दी मेरे साथ शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। लेकिन उसकी इसी हेजिटेशन ने आखिरकार मुझे श्याओ श्याओ से शादी करने के लिए मजबूर कर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं किसी और का हो जाऊंगा। उसे पहले लगता था कि शादी करके बच्चे पैदा करने वाली सिंपल और हैप्पी लाइफ वो एक नजर में आखिर तक देख सकती है। इसीलिए वो इस चुराए हुए टाइम को लेकर बहुत ग्रीडी हो गई थी। लेकिन रियलिटी ने उसे बुरी तरह आंखें खोल देने वाला थप्पड़ दे दिया। कोई भी इंसान हमेशा एक ही जगह खड़ा रहकर हमेशा उससे प्यार नहीं करता रहेगा। चू टाइकून के लिए उसकी ये परसिस्टेंस भी अब छोड़ने का टाइम आ गया था। शायद अगर वो अब भी मेहनत करे तो उसके पास मुझे वापस जीतने का एक चांस अभी भी हो सकता है। बिंगबिंग ने उस मेडिसिन की बोतल निकाली और सीधे शुकुन के सामने रख दी। उस छोटी सी सिंपल बोतल को देखते ही शुकायुन का दिल और ज्यादा घबराने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी नजर धुंधली हो गई। उसने इंस्टिंक्टिवली सिर हिला दिया। अपने नीचे वाले होंठ को जोर से काटते हुए घुटी हुई आवाज में कहा, निंगबिंग, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता। आखिरकार मेरी मेमोरी अपने आप वापस आ जाएगी और मुझे उन 5 सालों में जो कुछ हुआ था वो सब याद आ जाएगा। या तुम मुझे सब कुछ बता दो, वो भी तो सेम ही बात होगी। किसी वजह से वो उन 5 सालों की मेमोरीज को याद करने से थोड़ा डर रहा था। उसे डर था कि उस टाइम की मेमोरीज ऐसी होंगी जिन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन बिंगबिंग ने बस उसे कोल्डली देखा, अपने पहले वाले जेंटल और माइल्ड नेचर से बिल्कुल अलग। उसके चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं थी और वो बेहद कोल्ड लग रही थी। जुकुन इंस्टिंक्टिवली कुछ बार कांपा और कुछ कदम पीछे हट गया। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसने उसे पीछे से गले लगा ली। बिंगबिंग ने मेडिसिन बोतल से 2 पिल्स निकाली और उन्हें उसके होंठों के पास रखते हुए फ्लैट टोन में उसे मनाया, मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, अच्छे बच्चे की तरह ले लो। उसके एटीट्यूड और एक्शंस में एक ऐसी अनडिनाइबल ओरा थी जैसे पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में हो। जुकॉन सुबकते हुए उन दोनों पिल्स को अपनी मर्जी के खिलाफ पूरी तरह निगल गया। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने वाला हो। उसने रोते हुए बिंग को अपने से दूर धकेला और बाहर की तरफ दौड़ गया। बिंग उसकी जाती हुई फिगर को देखती रही और बची हुई पिल्स को धीरे धीरे हिलाया। मैं लोगों को अरेंज कर दूंगी जो तुम्हें ये पूरी मेडिसिन लेते हुए वॉच करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। जुकायुन एक पल के लिए अपने कदम रोककर खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वहां से चला गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस छोटी मेडिसिन बोतल को देखा और एक पल के लिए खोई सी हो गई। उसकी मेमोरी वापस कराना इतना सिंपल मैटर निकला, लेकिन पहले वो हमेशा यही सोचती रही कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे कभी ब्रेकअप नहीं करूंगा और थोड़ी सी कोक्सिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो बार बार इसे टालती रही। अब जाकर उसे साफ समझ आया कि मेरा भी टेम्पर हो सकता है और मैं भी उसे छोड़ सकता हूँ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके सामने पिछले लगभग आधे महीने में मेरे अंदर आए सारे चेंजेस की तस्वीरें घूमने लगी। मैंने इतनी बार कहा था कि मैं श्याओ श्याओ से शादी करने वाला हूँ, फिर भी उसने एक बार भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और बस यही मानती रही कि मुझे जलन हो रही है और मैं टेंट्रम कर रहा हूँ। ये साफ था कि मैं पहले ही अपने पेरेंट्स को खो चुका था, फिर भी उसने कभी मेरी पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश नहीं की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। बिंग ने अपनी आंखें बंद रखी। आंसू उसके गालों पर चुपचाप बहते रहे और उसका पूरा वजूद एकदम लोनलीनेस से भरा हुआ लग रहा था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद बिंग गाड़ी चलाकर वापस घर आ गई। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, पास वाली नेबरिंग विला से मेरी चीयरफुल लाफ्टर और खुशी की आवाजें उसके कानों में पड़ी। मैं इस समय गार्डन में फ्लावर्स लगा रहा था। हालांकि गार्डनर ही ज्यादातर काम कर रहा था और मैं बस थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा था। फिर भी गलती से मेरे चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लग गई।
पास में खड़ी श्याओ श्याओ की स्लेडर फिगर मुझे देख रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह स्माइल्स से भरी हुई थी। किसी वजह से मेरे दिमाग में अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। श्याओ श्याओ, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें घुमाते हुए उसे कहा। उसने जेंटल स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और इंडल्जेंस में अपना सिर थोड़ा ऊपर भी उठा लिया, जैसे वो किसी किस की उम्मीद कर रही हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर कोई भी लाइक या कमेंट का टारगेट नहीं रखा है, लेकिन अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर देना यार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।